आप सबको नमस्कार। कल हम लोगों ने तमक श्वास के बारे में चर्चा की थी, क्योंकि तमक श्वास एक बहुत ही कष्टसाध्य व्याधि है। इसके बारे में दोबारा चर्चा की गई है। इसके पहले भी तमक श्वास पर एक लेक्चर लिया जा चुका है। डॉक्टर योगेश जी उपस्थित हो गए हैं, कुश गौड़ जी, मुकम्बिका रचना जी, अदिति त्रिपाठी, सुनील रातौरी, हमारे शैलेश भलाला जी, रवि श्रीवास्तव जी, रेखा वर्मा जी, विजय सैनी, नीलम शुक्ला बहुत ही सुधी सुनने वाली हैं और हमेशा क्वेश्चन पूछती रहती हैं, आर सिंह चहल जी, कुश गौड़ जी, कामनी धीमान जी। तो ऐसे हमारे विद्वान चिकित्सक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रीना शर्मा जी, उषा तबानी जी, दिनेश राज जी, विकास चौधरी जी सभी समय पर आ गए हैं। सबसे पहले कुछ प्रश्न ले लेते हैं। डॉक्टर KN गांगवार, इन्होंने श्वास रोगों में नाड़ी स्वेद किस द्रव्य से करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। कुकर में या नाड़ी स्वेद यंत्र में अगर तमक श्वास का पेशेंट है तो यूकेलिप्टस या वासा या भारंग्यादि क्वाथ ज़्यादा अच्छा हो कि यूकेलिप्टस के पत्ते डालें या यूकेलिप्टस और वासा दोनों मिला के डालें। ये बहुत अच्छे ब्रोंकोडायलेटर होते हैं। तो इसका भाव जब वक्ष प्रदेश में पहुंचेगा तो निश्चित रूप से श्लेष्मा का निष्कासन होगा, स्रोतोमुख खुलेंगे, वायु की गति अपनी होगी और श्वास में रोगी को आराम प्राप्त होगा। दूसरा प्रश्न है उनका, पंचकोल क्वाथ आम वात में कितने दिन दे सकते हैं? इसका कोई ऐसा उल्लेख नहीं है, लेकिन चूंकि ये ट्रीटमेंट में सम्मिलित है, लग्नम स्वेदम तिक्तम दीपनानि कटूनि च विरेचनम स्नेहपानम वस्तिश्चाम मारुते सैन्धवादेन अनुवासस्या क्षारवस्ति प्रशस्ते आम वाते पंचकोल सिद्धम पानन्नम मिश्रते रूक्षाशोदो विघातव्यो बालुका फुटकई तथा। तो आप जब तक पेशेंट ठीक ना हो 1 माह 2 माह 3 माह तक भी आप दे सकते हैं, क्योंकि ये डिसीज सिर्फ आम पाचन के लिए नहीं दे रहे हैं, ये इट इज़ ए ट्रीटमेंट ऑफ द आम वात। तो यू कैन कंटिन्यू फॉर 3 मंथ, फिर इसके बाद 7 दिन 8 दिन का गैप करके फिर आप आवश्यकता पड़े तो इसको प्रारंभ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्यूट पेन हो रहा हो पेशेंट में तो थोड़ा से रेस्ट कराएं और पत्रपिंड श्वेद और नाड़ी श्वेद से अच्छा आराम होता है, क्योंकि जो अगर नया आम बात है तो उसमें तो रूक्ष श्वेद करना चाहिए। 15 दिन 1 महीने तक हो या तो उसमें रूक्ष श्वेद अर्थात बालुका श्वेद करना चाहिए, ईंटा से श्वेद या कपड़े को गर्म करके श्वेद करना चाहिए। स्निग्ध श्वेद कम से कम 15 से 20 दिन तक नए आम वात के रोगी में नहीं करना चाहिए। डॉक्टर रेखा वर्मा, पंचकोल क्वाथ का प्रयोग चूर्ण की जगह है, पंचकोल क्वाथ की जगह चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं क्या? 85 ईयर्स का पेशेंट है तो मेरे विचार से चूर्ण भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन काढ़े का कार्य शीघ्रता से होता है और इसको बड़े आसानी से लोग ले भी लेते हैं। 85 ओल्ड समझदार पेशेंट हैं, ही कैन टेक इट। बट अगर वो किसी हालत में काढ़ा नहीं लेते हैं तो चूर्ण का सेवन भी आप भोजन के 1 घंटे पहले दोनों टाइम आप करा सकते हैं 5 ग्राम की मात्रा में। डॉक्टर माधुरी जाधव, उन्होंने ल्यूकोडर्मा के ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहा है। शोधन की व्यवस्था उनमें है नहीं उनके पास, फिर भी आपको समझना तो चाहिए कि शोधन तो करना ही चाहिए। मान लीजिए आप वमन नहीं करा सकते हैं तो विरेचन तो करा ही सकते हैं। विरेचन OPD लेवल में आप करा सकते हैं। आप 3 दिन पंचकोल काढ़ा का सेवन कराइए और फिर 5 दिन आभ्यंतर स्नेहपान त्रिफला घृत से करिए। त्रिफला घृत में थोड़ा सेंधा नमक मिला दीजिए। तो पहले दिन 30 ml 60 ml ऐसा बढ़ाते हुए कोष्ठ के अनुसार से मात्रा का संयोजन करके और कम से कम विरेचन करा दें। तीक्ष्ण विरेचन इसमें कराना है, क्योंकि ल्यूकोडर्मा
बहुदोषस्य संशुद्ध कोष्ठी बहुसो अनुरक्षता प्राणान दोषे हति मात्रा हरते वायु हन्यात बलामाशु। जो कुष्ठ का सामान्य चिकित्सा सिद्धांत है उसको अप्लाई करना चाहिए, फिर कुष्ठ का जो विशिष्ट चिकित्सा है उसको करना चाहिए। तो अगर वमन नहीं करा पाते हैं तो विरेचन जरूर करा दीजिए। विरेचन के बाद संसर्जन क्रम 5 दिन का अभ्यंतर स्नेहपान, यानी 12-13 दिन में आपको विरेचन कर्म संपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद फिर औषधि देवें। तो इसकी विशेष औषधि है मलपू असनम। मलपू आसन उसको हमारे आचार्य चक्रपाणी ने उसको कटगूलर कहा है, मलपू रस को। सूत्राणाम सविशेषम योक्तव्यम सर्वतो विशुद्धानाम सूत्रे संसनम अग्रे मलपूरस स्ते सागुड़ा। मलपूरस और गुड़ सामान्य शोधन करने के पश्चात मलपूरस और गुड़, मलपूरस चूँकि कन्फ्यूजिंग ड्रग है तो हम उसकी जगह निशोत लेते हैं। 20 ग्राम निशोत, 20 ग्राम गुड़, और प्रातःकाल प्रतिदिन प्रातःकाल 3 दिन तक इसका सेवन कराते हैं। इससे कोष्ठ शुद्धि और हो जाती है खास तौर से। और उसके बाद एक काढ़े का सेवन कराया जाता है। काढ़ा बहुत उपयोगी है, मैं कई बार बता चुका हूँ। उसमें कटगूलर, निशोत, विजयसार, प्रियंगू और बड़ी सौंफ। फिर से रिपीट करता हूँ, निशोत, कटगूलर, विजयसार, प्रियंगू और बड़ी सौंफ, ये 5 औषधियों का काढ़ा 100-100 ग्राम लेके यौकुट कर लीजिए। और एक डोज 4 चम्मच अर्थात 20 ग्राम ये यौकुट द्रव्य लेके उसमें 4 कप पानी, 1 कप बचे तब तक आप पका लीजिए। ऐसा 1 कप सुबह शाम खाली पेट दोनों टाइम 15 से 1 महीने तक दीजिए। 1 महीने तो ज़रूर देना है। और अगर आप लाभ उसमें थोड़ा देर से मिलता है तो ये लगातार 3 महीने तक भी आप इस काढ़े का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद एक मैं हमेशा लेप बताता हूँ, चरकी योग है और मैं इसको बहुत प्रयोग करता हूँ। 100 ग्राम वाकुची चूर्ण और 200 ग्राम मूली बीज चूर्ण, डबल। हालांकि सम मात्रा में लेना चाहिए, लेकिन कई बार इससे फफोले हो जाते हैं, इसलिए पहले जो कोर्स देवें तो उसमें 100 ग्राम वाकुची और 200 ग्राम मूली बीज चूर्ण, इसका बारीक चूर्ण तैयार कर लें। एकदम बारीक चूर्ण तैयार कर लें और एक शीशी में भर के रख लें। फिर आवश्यकता अनुसार बॉडी में कहाँ ल्यूकोडर्मा उसके आधार पे मात्रा निकाल लें। और गोमूत्र न मिले तो गो अर्क में बारीक एकदम पीस लीजिए, चटनी जैसे बनाते हैं, बिल्कुल लेप जैसा बनाते हैं वैसा पीस लीजिए और इसको इफेक्टेड पार्ट में लगा दीजिए। कम से कम 3 घंटा 4 घंटा लगा रहे। प्रयास ये करिए कि प्रातःकाल लगाइए 7-7:30 बजे, ताकि धूप का सेवन भी पेशेंट कर सके। आप देखेंगे 3 दिन लगाने के बाद इसमें स्फोट की उत्पत्ति हो जाती है। उन स्फोटों को कंटकों के द्वारा या बारीक पिन के द्वारा फोड़ दें, पानी निकल जाएगा। ऊपर से फिर चाल मोगरा तेल लगाएं। ऐसा रोजाना कम से कम 7 दिन तक ये लेप लगाएं। इससे आपको तत्काल रोगी में जो श्वेत वर्ण के हैं कुष्ठ है वो निश्चित रूप से ऊपर की स्किन निकल जाती है, तो नई स्किन आती है। तो इसका प्रयोग करें। इसके अलावा जो औषधियाँ हैं उनका भी आप सेवन करें, जैसे गिलोय सत्व गंधा का रसायन, गिलोय सत्व 250, गंधा का रसायन 250, रस माणिक 60 मिलीग्राम। ऐसे दिन में 3 बार पुड़ियाँ शहद के साथ देवें। आरोग्यवर्धनी 2-2 गोली दिन में 2 बार, प्रातः एवं सायं। इसमें रक्त मोक्षण का भी प्रावधान है। रक्त मोक्षण भी ल्यूकोडर्मा में आप कराएं, खास तौर से जलौ का उच्चारण, जहाँ पर श्वेत दाग हो वहाँ पर जरूर आप लगाएं। प्रति दूसरे दिन लगाएं 2-2 जलौ का, ऐसा 5 सेटिंग कम से कम कराएं, तो इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा जब आप चिकित्सा करें तो साध्या का भी अवलोकन कर लें। यदि सफ़ेद दाग एक दूसरे से जुड़े हुए हों, मंडल बड़े हों, 1 साल का पुराना हो
रोए वहाँ के श्वेत वर्ण के हो गए हों, रक्त वर्ण के हो गए हों, तो यह असाध्य की श्रेणी में है। यत् परस्पर तो अभिन्नम बहु यत् रक्तलोमवत् यच्च वर्ष गुणोत्पन्नम तत्सूत्रम नैव सिद्ध्यति। और ऐसा सूत्र जो नया हो, 1 साल का हो, 1 साल के नीचे का हो, बहुत बड़े बड़े मंडल न हो, बीच बीच में मध्यावकाश माने बीच बीच में खाली जगह हो, ऐसा सूत्र साध्य है। अरक्तलोम तनुयत पानुः नाथ चिरोदतम मध्यावकाशो सोचुनु तत्सूत्रम साध्यम उच्यते। तो इस साध्यासाध्यता का भी विचार करके आपको चिकित्सा करना चाहिए। अगर 1 वर्ष का पुराना है, रोएं रक्तवर्ण के या श्वेत वर्ण के हो गए हों, तो पेशेंट को प्रत्याख्य करके चिकित्सा करना चाहिए कि हम प्रयास करते हैं, आशा है ठीक होगा, लेकिन आपको कम से कम 6 महीने तक दवाई लेनी पड़ेगी। ये पेशेंट को बता करके अपना ट्रीटमेंट करें। डॉक्टर शिल्पा पालस्कर, उन्होंने कहा आंखों के सामने सफ़ेद सफ़ेद स्पॉट दिखाई देते हैं और ये ज़्यादातर जब ब्राइट लाइट होती है तब दिखता है। ये कभी कभी ऐसा स्पॉट निकलते हैं जब जो है कॉर्नरी उसमें नेत्र में मोतियाबिंद हो गया हो या होने वाला हो, तो ऐसे धब्बे सामने दिखना चालू हो जाते हैं। तो आँखों का जांच करा करके मोतियाबिंद का ऑपरेशन आप कराएं, उससे ये ठीक हो जाएगा। उसी की वजह से इस प्रकार के धब्बे सामने दिखाई देते हैं। ये एक प्रकार का पैरामीटर है, ऐसा दिखाने लगे तो फिर डॉक्टर को, आँखों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। माधुरी जाधव जी, उन्हें सद्यावमन और सद्याविरेचन कैसे करेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं, सद्यावमन और सद्याविरेचन का कोई प्रावधान शास्त्र में नहीं है, लेकिन कभी कभी वमन कराना है, विरेचन कराना है, इसलिए सद्यावमन करा देते हैं और अपने आप को संतुष्टि प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन पेशेंट में इसका कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वमन नहीं करा पाते, तो उसमें हम सरसप, सेंधा नमक, पिपली चूर्ण ये डाल करके आकंठ उष्ण जल सेंधो भी मिलाते हैं, पिला करके वमन करा देते हैं। इसको हम सद्यावमन कहते हैं। सद्यावमन के अंतर्गत सरसप, सेंधो और पिपली चूर्ण और कम से कम 2 लीटर 3 लीटर पानी गरम गरम उसमें मिला करके आकंठ पिला दीजिए प्रातःकाल खाली पेट में, और फिर उल्टी करा दीजिए। एक तो ये हुआ। कई लोग सद्यावमन का मतलब ये समझते हैं कि 2 दिन 3 दिन स्नेहन करके, आभ्यंतर स्नेहपान करके, फिर भामक द्रव्य मदन फल के माध्यम से वमन करा दिया जाता है। ये भी सद्यावमन है। लेकिन जो क्लासिकल वमन है, जिसमें पित्तांतम वमनम श्रेष्ठम कफांतम जब रेकमाहु हो, जब तक सम्यक स्नेह के लक्षण न प्राप्त हो तब तक आपको आभ्यंतर स्नेहपान कराना है, विधिवत स्वेदन कराना है। आज सम्यक स्नेह के लक्षण मिले तो कल स्वेदन कराना है 2 अन्न काल, प्रातः एवं सायं, और परसों वमन कराना है। ये वास्तव में श्रेष्ठ वमन है। पर आपको सद्यावमन करना ही है तो मैंने 2 तरीके बताए। एक तो सरसप, सरसप माने पीली सरसों, सेंधो और पिपली, इनका बारीक चूर्ण डाल के गर्म पानी, कम से कम 3-4 लीटर गर्म पानी कर लीजिए, उसमें सेंधा नमक मिला लीजिए। प्रातःकाल खाली पेट में आकंठ पिलाइए इसको 4-5-6 गिलास, फिर अपने आप उल्टी हो जाती है, नहीं तो अंगुली लगा करके उल्टी करा देते हैं। इससे कम से कम आमाशय का शोधन हो जाता है, आमाशय में उपस्थित दोष बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जो छोटे से छोटे स्रोतों में पूरे शरीरों में जो दोष व्याप्त हैं, वो सद्यावमन के द्वारा नहीं निकल पाते। दूसरी विधि बताई कि 2 दिन आभ्यंतर स्नेहपान, पहले दिन 60 ml, दूसरे दिन 100 ml दे दिया, तीसरे दिन स्वेदन करा दिया, चौथे दिन वमन करा दिया। ये भी एक तरीका है, लेकिन उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना क्लासिकल वमन में मिलता है। सद्याविरेचन, सद्याविरेचन तो आप कैस्टर ऑयल से करा दीजिए, एरंड तेल से, वहाँ आभ्यंतर स्नेहपान देने की भी आवश्यकता नहीं है। आप 30 ml, 40 ml, 50 ml दुग्ध के साथ मिला करके प्रातःकाल सेवन करा दीजिए, सद्याविरेचन हो जाएगा। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जब तक प्रॉपर आभ्यंतर स्नेहपान
सम्यक स्नेहपान नहीं कराएंगे और बाकायदा इसमें 3 दिन स्वेदन कराया जाता है। आज सम्यक स्नेह के लक्षण मिले तो 3 दिन तक बाह्य अभ्यंग और बाह्य स्वेदन कराया जाता है, और उसके बाद जैसे आज सम्यक स्नेह के लक्षण मिले तो कल, परसों और नरसों 3 दिन बाह्य अभ्यंग और बाह्य स्वेदन कराते हैं, उसके बाद फिर विरेचन कराते हैं। तो ठीक है, अगर पेशेंट नहीं तैयार है या नहीं कर पा रहे हैं तो आप कैस्टर ऑयल से करा सकते हैं, या अमलतासक गूदा 20 ग्राम 25 ग्राम गूदा को काढ़ा बना लीजिए और खाली पेट में प्रातः काल आप दे दीजिए, इससे भी वमन हो जाएगा। तो ऐसे कई तरीके हैं, इनसे हम विरेचन हो जाएगा। तो ये सद्यः वमन और विरेचन आप इस प्रकार से संपादित कर सकते हैं। डॉक्टर संजय जी ने पूछा है, गंधक द्रुति का अभ्यंतर सेवन क्या गर्म पानी के साथ 10 ड्रॉप में कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से 20 बूंद तक भी गंधक द्रुति का अभ्यंतर पान आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा शुद्धि का ध्यान रखें। जैसे मैंने आपको तरीका बताया था, उस तरीके से यदि आप गंधक द्रुति बनाते हैं तो कोई इसमें किसी भी प्रकार के व्यापद होने की संभावना नहीं है। डॉक्टर योगेश महाजन, उन्हें पूछा है ओरल मेडिसिन इन ESR और हाई CRP। तो जैसा पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं कि ESR जब कोई भी क्रॉनिक डिसऑर्डर हो जाता है, कोई भी क्रॉनिक, चाहे वो आम बात हो, संधिवात हो, लंग्स की डिसीज़ हो, रक्त की डिसीज़ हो, त्वचा की डिसीज़ हो, बहुत पुराना हो जाता है तो ESR बढ़ जाता है। तो ESR को यदि कम करना है तो संबंधित व्याधि जिसकी वजह से ESR बढ़ा हुआ है उस व्याधि की चिकित्सा करनी पड़ेगी। ESR की कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। जहाँ तक CRP के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, तो यहाँ निश्चित रूप से आम की उत्पत्ति होती है, तो आमवाद से संबंधित CRP में ट्रीटमेंट करना चाहिए। जैसे अग्निकुमार रस 125 मिलीग्राम, आम वातारी रस 250 मिलीग्राम, बृहदवा चिंतामणि 60 मिलीग्राम, यह एक मात्रा है। ऐसी दिन में 2 या 3 मात्राओं का प्रयोग CRP में कर सकते हैं। उसके अलावा श्रीनाथ गुगुलू, अग्नितुंडी बटी 2-2 गोली दिन में 2 बार, महारासनादि क्वाथ या पंचकोल क्वाथ 30 ml खाली पेट में दोनों टाइम देना चाहिए। साथ में प्रोटीनस सब्सटेंस थोड़ा वर्जित रखना चाहिए। कोई तली मली चीज़ें, प्रोटीन के सब्सटेंस ना ले पेशेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो लक्षण मिले, लक्षणानुसार ट्रीटमेंट आपको करना चाहिए। तो इस तरीके से ये प्रश्न मेरे समक्ष आए थे। आशा है आप संतुष्टि प्राप्त कर लिए हों, और अगर आप संतोष ना हुआ हो तो आप पुनः आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं हमारे नवीन चंद्र जोशी जी। इतने व्यस्त होने के बावजूद भी प्रोग्राम देखते हैं, उनको बहुत ही हार्दिक बधाई। DK श्रीवास्तव जी, धनंजय जी, आप भी बहुत व्यस्ततम चिकित्सक हैं। अगर आप देखते हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। शीतल गुंजनवार जी, डॉक्टर विकास महाजन जी, संध्या पांडे जो अंबिकापुर में हैं, क्लास 1 की मेडिकल ऑफिसर हैं और बहुत ज्ञानवान हैं, वो भी सुनती रहती हैं, उसके लिए उनको धन्यवाद। डॉक्टर भारत ठोक जी, डॉक्टर संतोष सिंह जी, डॉक्टर नीलम दुबे जी, डॉक्टर मुकम्बिका रचना जो कि बिल्कुल 4 बजे उपस्थित हो जाती हैं, डॉक्टर मनोरंजन साहू, डॉक्टर मोबिन मुल्ला, डॉक्टर मधु अरोरा, डॉक्टर अनुराग अहिरवार, डॉक्टर पवन जोगी, डॉक्टर राज अग्रवाल, डॉक्टर निर्मा सुवाल, सुनील रातौरी जी, ये भी बहुत विद्वान चिकित्सक हैं और पंचकर्म के प्रेमी हैं और समाज में भी अपना एक स्थान बना के रखते हैं।
नीरज कश्यप जी, आरबी प्रजापति, ये बिल्कुल प्योर आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं, पंचकर्म की प्रैक्टिस करते हैं और नाना प्रकार के इंस्ट्रूमेंट भी अपने प्रेरणा से उन्होंने बनाए हैं और लगभग रोजाना उनसे बातचीत होती है। डॉक्टर राजेंद्र कुंदर जी, डॉक्टर विकास चौधरी, डॉक्टर सोनल पटेल, डॉक्टर आर सिंह चाहल, डॉक्टर रीना शर्मा, शिल्पा पालस्कर, डॉक्टर रविंद्र कौर, वंदना पाठक जी, सोनम गोहाने जी, विनोद पटेल जी, शुभम एस पवार, अनिरुद्ध प्रजापति जी, सविता पटेल जी, धीरज विश्वकर्मा जी, लवलीन कश्यप जी, विनेश्वरी श्रीवास्तव रेगुलर श्रोता हैं, विनेश्वरी जी, धीरज विश्वकर्मा, अदिति त्रिपाठी, दिनेश पटेल, योगेश महाजन जी, अरुण शर्मा जी, मनीष खरे, डॉक्टर पंकज शुक्ला जी, डॉक्टर दिनेश राज जी, डॉक्टर सौविक राय, शैलेश भलाला जी, आर इंडिया वाले, डॉक्टर नीलम शुक्ला जी, ये भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करती हैं आयुर्वेद की और पूरे लेक्चर सुनती हैं, नोट भी करती हैं, डॉक्टर ज्योति बाला डामोर, डॉक्टर शालिनी मौर्य जी, ऐसे तमाम चिकित्सक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सामने भी मैं देख रहा हूँ पंकज शुक्ला, अमित सिंह, कुश गौड़, संतोष सिंह आदि इस कार्यक्रम में उपस्थित है। ज्ञानेंद्र सहपाठी जी, आप सबको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और आभार भी। सोनल गोहानी जी भी जुड़ गई हैं, परेश मन्या जी, साईं राम पुट्टूर जी। अब आइए आज का जो विषय है उस पर हम चर्चा करेंगे। अल्प मधुमेहता, इसको हम हाइपोग्लाइसीमिया, कल हमने हाइपरग्लाइसीमिया के बारे में इसके पहले चर्चा की थी परसों। आज हम हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में चर्चा करेंगे। ये दोनों ही आत्तिक अवस्था है मधुमेह की। हाइपर का माने जब ब्लड शुगर अत्यधिक बढ़ जाए, हाइपरग्लाइसीमिया। किन्हीं कारणों से ब्लड शुगर कम हो जाए तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है और बहुत ही आत्तिक अवस्था है और इनके सिम्टम भी लगभग समान होते हैं, इसलिए डायग्नोज करना बहुत ही बड़ा मुश्किल होता है। पेशेंट से इतिहास लेने पर ही हमको पता चलता है कि हाइपरग्लाइसीमिया है कि हाइपो है। आज हम हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में चर्चा करेंगे। जब शरीर में ब्लड शुगर का लेवल 45 to 50 mg/dl इससे कम हो जाता है, उस अवस्था को हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। मधुमेह के रोगियों में अल्प मधुमेहता का बहुत सारे लक्षण मिल जाते हैं और इसका मुख्य कारण है अनियमित आहार विहार का सेवन। आहार विहार में ध्यान न रखना, समय पर खाना ना खाना या अधिक मात्रा इंसुलिन की सेवन कर लेना। जिनको टाइप 1 की डायबिटीज़ है उनको प्रतिदिन इंसुलिन लगानी पड़ती है। अधिक मात्रा में यदि लगा दें तो इसमें हाइपोग्लाइसीमिया की उपस्थिति हो सकती है। समय पे, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट और भूख लगती है समय पर, अगर समय पर आपने नहीं खाया तो भी हाइपोग्लाइसीमिया की स्थिति हो सकती है। पेशेंट को बहुत घबराहट, पसीना आना, बहुत सारी तकलीफें होती हैं। तो ये हमको ध्यान लेना है। इंसुलिन की मात्रा का संयोजन और आहार विहार, जो हम आहार का सेवन करते हैं वो समय से विधिपूर्वक आहार का सेवन करें तो ये कंडीशन नहीं आते हैं। इसके प्रमुख निदान हैं आहार न लेना समय पे, देर से भोजन ग्रहण करना, अपर्याप्त मात्रा में भोजन लेना, कम मात्रा में भोजन लेना और अत्यधिक परिश्रम या व्यायाम करना, इससे भी ब्लड शुगर बहुत नीचे हो जाता है। अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन और मुख्य कारण है इंसुलिन की मात्रा का अनुचित निर्धारण। कई बार डॉक्टर से सलाह नहीं लेते, अपने अनुसार ही हम मात्रा का निर्धारण करते हैं कि भाई इतनी यूनिट लेना है और अधिक मात्रा में ले लिया
तो हाइपरग्लाइसीमिया की उपस्थिति उत्पन्न हो जाती है। डक्टलेस ग्लैंड्स की व्याधियां जैसे एडिसन्स डिसीज, इसमें भी ब्लड शुगर कम हो जाता है। माल एब्जॉर्प्शन ढंग का शरीर में ना हो, इसके कारण भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है और कृत्रिम हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है। ये इसके मुख्य कारण है। अब लक्षण को देख लीजिए। सबसे जो पहला लक्षण आता है वो है ज़्यादा मात्रा में पसीना आना। जैसे ही हाइपोग्लाइसीमिया की स्थिति हो जाती है या भोजन समय पे आपने नहीं किया तो आपको पसीना आने लगेगा, पूरा शरीर ठंडा ठंडा महसूस होने लगेगा। तो पहला लक्षण है एक्सेसिव स्वेटिंग। दूसरा एंजाइटी, मानसिक एक एंजाइटी होने लगती है, तब आपको तत्काल भोजन करना पड़ता है या ग्लूकोज का सेवन करना पड़ता है। इंक्रीज्ड एपिटाइट, बहुत एपिटाइट, भूख लग रही हो ज़्यादा तो समझ लीजिए हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। टेकीकार्डिया, पल्स रेट बढ़ जाता है। कन्फ्यूज़न और वर्टाइगो, चक्कर भी आ सकते हैं। पेशेंट को समझ में नहीं आएगा मैं क्या काम करूं, कन्फ्यूजन होता है उसको। ड्रॉजीनेस, बोलने में असमर्थता, उसकी बोलने की इच्छा खत्म हो जाती है। इनेबिलिटी टू कंसंट्रेशन नहीं कर पाता, वो एक चीज़ को सोच नहीं पाता है। इसके साथ ही नौसिया, उल्टी जैसा लगना, टायर्डनेस, थकावट, और धीमे धीमे हेडेक भी चालू हो जाता है, सर दर्द। और कभी कभी जब ज़्यादा मात्रा में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है तो रोगी को मूर्छा भी आ सकती है। ट्रेमर्स, हाथ पैर कँपने लगते हैं। राइगर्स और नी वीक्स, जोड़ों में बड़ी कमजोरी महसूस होना और पूरे शरीर में भी कमजोरी महसूस होना, ये लक्षण मुख्य रूप से हाइपोग्लाइसीमिया में पाए जाते हैं। अब आइए चिकित्सा के बारे में समझें। तो सबसे पहले निदान परिवर्जन, जैसे मैंने निदान बताए हैं उनका परिवर्जन करना चाहिए, अर्थात समय पर खाना करना चाहिए। बहुत ज़्यादा श्रम ना करें, बहुत अधिक व्यायाम ना करें। इन बातों का, इंसुलिन अगर ले रहे हैं तो नियमित मात्रा में डॉक्टर की सलाह से लेवें, यह बहुत ज़रूरी है। निदान परिवर्जन और प्रयोगशाली परीक्षण द्वारा स्थायी निदान, बार बार परीक्षण करना चाहिए। अब तो आजकल बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं कि हम घर पर ही परीक्षण कर सकते हैं। उस अनुसार अपने को खान पान में व्यवस्था करना चाहिए। और यदि बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई हो तो आईवी द्वारा, इंट्रावेनस के माध्यम से 50 ml ग्लूकोज 50% डेक्सट्रोज के रूप में आईवी के द्वारा पेशेंट को देना चाहिए इमरजेंसी की अवस्था में। चैतन्य अवस्था में, जब चैतन्य हो, बेहोश ना हुआ हो, जब बेहोश हो गया पेशेंट, मूर्छा जैसे लग रहा था, तो आईवी के द्वारा मैंने बताया कि 50 ml ग्लूकोज और 50% डेक्सट्रोज देना चाहिए। लेकिन अगर चैतन्य अवस्था में व्यक्ति है तो ग्लूकोज या शर्करा खाने के लिए देना चाहिए। ग्लूकोज या शर्करा देंगे तत्काल रोगी को आराम महसूस होता है। या फिर तत्काल भोजन करना चाहिए। जैसे ही पसीना आने लगे, घबराहट होने लगे, ट्रेमर जैसे महसूस होने लगे, हाथ कंपन होने लगे, तो तत्काल भोजन पेशेंट को कर लेना चाहिए। और जो अन्य लाक्षणिक उपाय जिसमें जैसे होते हैं उस अनुसार उनको उपचार की व्यवस्था करना चाहिए। जैसे ट्रेमर आ रहे हो तो उसकी चिकित्सा, मूर्छा आ रही हो तो उसकी चिकित्सा, तो लक्षणानुसार चिकित्सा रोगी में करना है। रोगी को संयमित एवं नियमित रूप से आहार विहार एवं औषध ग्रहण करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। पेशेंट को समझाना चाहिए कि कभी भी आपको कोई भी तकलीफ इसमें हो सकती है, इसलिए नियमित खान पान जरूर करते रहें। अत्यधिक श्रम, अत्यधिक प्राणायाम या योग, अत्यधिक शारीरिक श्रम जो है वो आप ना करें, ऐसी समझाइश पेशेंट को देना चाहिए। मूर्छा दूर करने के लिए कटफल या अपामार्ग,
चूर्ण से धमापन नष्ट करना चाहिए। अगर रोगी मूर्छित हो गया हो तो कटफल का धमापन आप जानते ही हैं, 3 मिचुटी प्रमाण चूर्ण लेकर के 6 अंगुल लंबी नली में इसको रख करके और धमापित किया जाता है दोनों नासा मार्ग में। इसको धमापन बोलते हैं। धमापन से तत्काल छींके आना चालू हो जाती हैं। आप हमारे दें, कटफल ज़्यादा अच्छा है, जैसे ही देंगे वैसे छींके आएंगी और छींके आने से रोगी अगर मूर्छित अवस्था में है तो सामान्य अवस्था में आ जाता है। तो इसका प्रयोग आपको करना चाहिए। चंद्रोदय वर्ती का अंजन, ये भी उपयोगी है होश में लाने के लिए। चंद्रोदय वर्ती घिस करके और दोनों आँखों में अंजन लगाना चाहिए। औषधियों में सिद्ध मकरध्वज 125 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिद्ध मकरध्वज 125 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम। ये एक मात्रा है। इसको च्यवनप्राश के साथ दिन में 3 या 4 बार रिपीट करना चाहिए हाइपोग्लिसीमिया की अवस्था में। इसके अलावा एक और योग मैं आपको बताना चाहूँगा, हेम गर्भ पोटली रस। ये भी बहुत ही उपयोगी रस होता है, हेम गर्भ पोटली रस। ये हार्ट डिसीज़ में, घबराहट में, कई रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो हेम गर्भ पोटली रस 125 मिलीग्राम, स्वर्ण बसंत मालती 125 मिलीग्राम, प्रवाल पृष्टि 250 मिलीग्राम। ये एक मात्रा है। इसको शहद के साथ या च्यवनप्राश के साथ दिन में 3 बार या 4 बार इसका सेवन हाइपोग्लिसीमिया की अवस्था में करें। जैसे जैसी अवस्था नॉर्मल हो जाती है, इसकी मात्रा धीरे धीरे आपको कम कर देना चाहिए। आंवले में मैंने जैसे ने बताया, च्यवनप्राश, ब्राह्मी आंवले, द्राक्ष आंवले और मेनाल माल्ट, इनका आप प्रयोग करें। इसमें पर्याप्त मात्रा में शुगर भी रहता है, शहद भी रहता है, विटामिन सी भी रहता है। पेशेंट को तत्काल आराम लगने लगता है। आश्वारिष्ट में अश्वगंधारिष्ट 4 चम्मच और 4 चम्मच द्राक्षासव, और इतना ही पानी मिला के भोजन के बाद दोनों टाइम, खाली पेट में नहीं देना चाहिए। सामान्यतः 2 बार देते हैं, लेकिन हाइपोग्लिसीमिया की अवस्था में 2 या 3 बार या 4 बार भी आप पानी मिला के सेवन करा सकते हैं। चूर्णों में शतावरी चूर्ण और अश्वगंधा चूर्ण। शतावरी चूर्ण 5 ग्राम, अश्वगंधा चूर्ण 5 ग्राम। ये दिन में 2 या 3 बार इसका सेवन करें दूध के साथ। इसके अलावा अदरक और गुड़ का सेवन भी ऐसे पेशेंट में बहुत ही उपयोगी होता है। बटियों में ब्राह्मी बटी, मेध्य बटी 2-2 गोली दिन में 2 बार, इनका भी प्रयोग आप हाइपोग्लिसिया में कर सकते हैं। इसके अलावा शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम, ठंडा दूध 1 कप, इसमें घोल करके दिन में 2 बार या 3 बार इनका सेवन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सारी औषधियाँ एक साथ दें, आप बारी बारी से इनका प्रयोग आप करें। इसके अलावा तलवे में अशराह प्रदेश में अश्वगंधा तैल से अभ्यंग कराएं। इतनी व्यवस्था करने से हाइपोग्लिसिया में आराम प्राप्त होता है। हमारी माधुरी जाधव जी उपस्थित हैं, शिवराम महेश्वरी जी उपस्थित हैं, सुरेंद्र शर्मा जी उपस्थित हैं। तो इस तरीके से आज मैंने कुछ हाइपोग्लिसीमिया के बारे में आपसे चर्चा की। विनोद पटेल भी कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सबको हार्दिक धन्यवाद। इसी प्रकार आप सुनते रहें, ज्ञान का प्रवाह बनता रहे, ज्ञान में गोते लगाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको नमस्कार। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते। जय आयुर्वेद।